हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल, इसका नाम है बिलीव योरसेल्फ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पेडागोजी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें हम एचटेट में होने वाले जितने भी पेपर्स हुए हैं, चाहे लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, लेवल 3 हो, उसमें जितने भी पेपर हुए हैं उसके सीडीपी को हम कवर कराएंगे। ठीक है, सीडीपी हम एक एक पेपर लेंगे रेगुलर इंटरवल पे, और उसके हम सारे सीडीपी के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बच्चों, सीडीपी का जो पार्ट है, पहले बात करते हैं सीडीपी का पार्ट आप अपने तरफ से कैसे सोल्व कर सकते हैं। आपका अगर आप सीडीपी न्यू है टीचिंग फील्ड में, तो आपने सीडीपी का पार्ट को सोल्व कैसे अपना कवर कर सकते हैं। तो सीडीपी करने का जो मेजर पार्ट है वो होता है बेटा, पहले अपनी जितनी भी थ्योरी पार्ट है, जितना भी सब्जेक्टिव पार्ट है, जितना भी आपने कोई बुक खरीद ली मार्केट में जाके, उसको जाके आपने क्या किया, एक बार गो थ्रू कर लो उसके अंदर से कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो कैसे कैसे काम करती हैं, क्या कौन कौन सी थ्योरी दी है किसने। ठीक है, अपने बना सकते हो तो अपने छोटे छोटे नोट्स बना लो, सबसे पॉइंटेड नोट्स बना लो आप। ठीक है, पॉइंटेड नोट्स बना लिए, उनको फिर रेगुलर इंटरवल पर रिवाइज करते रहो। इससे आपका कभी भी कुछ नहीं होगा, थोड़े बहुत 5-10 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाएंगे, है ना। इतना थ्योरी करने के बाद जो आपका मेन पार्ट, जो आपका सीडीपी का कवर होता है, वो कवर होता है आपका PYQ से। जितने आप PYQs करोगे उतनी ही थ्योरी में आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है, चाहे वो किसी भी थ्योरी की बात कर लो, आपसे थ्योरी से आपने थ्योरी को बहुत कितने ही अच्छे से पढ़ लिया हो, कितना ही डीपली पढ़ लिया हो, जब उससे क्वेश्चन राइज होता है ना, जब तक आप PYQ करके उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर लोगे, तब से आपसे क्वेश्चन थोड़े बहुत सोल्व जो ऊपर ऊपर से होते हैं ना, वो तो सोल्व हो जाएंगे। अगर आप बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करोगे तो वो आपसे नहीं होंगे। तो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका होता है इसका PYQ। ठीक है, तो हम साथ साथ इसके जो हमारी थ्योरीज है उनको भी कवर कराने की कोशिश करेंगे। और सबसे मेन जितने भी हमारे एचटेट के रीट के, अब आप बात करें हमारे सीटेट के आसपास जितने वाले होने वाले जितने भी हमारे यूपी टेट वगैरह हैं, इनकी जितने भी पेपर होंगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आज हम शुरू करते हैं अपना पहला पेपर। तो ये पेपर था हमारा 2021 मैथमेटिक्स लेवल 2 का। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड नेचर ऑफ द गाइडेंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निर्देशन की विशेषता एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत है। किसकी बात कर रहे हैं, पहले एक चीज़ पकड़ना आपको, सिंपल क्वेश्चन में गाइडेंस के बारे में बात कर रहे हैं, गाइडेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, नेचर के बारे में बात कर रहे हैं और गलत पूछ रहे हैं। ये मोस्टली क्वेश्चन रॉन्ग में ही पूछे जाते हैं सीडीपी में, और वहीं पे हम गलती करते हैं, 3 देखते हैं और उसमें से जो सबसे ज़्यादा सही लगता है उसको लगा के आगे बढ़ जाते हैं। तो पहले नहीं का क्वेश्चन है, देखते हैं कि क्या क्या बोला गया है। गाइडेंस इज असिस्टिंग द इंडिविजुअल टू एडजस्ट हिमसेल्फ। आपको एडजस्ट करने में हेल्प करता है, समायोजित करने में सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल करता है। आपने देखा होगा, आप नए एनवायरनमेंट में जाते हो, कहीं बोर्डिंग स्कूल जाते हो या वैसे नए स्कूल में जाते हो, तो आपके पेरेंट आपके जो गार्जियंस हैं वो क्या करते हैं, आपको अडेप्ट करने की कुछ ना कुछ अच्छी टिप्स बताते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स बनाओ, है ना। तो ये तो होगा इसका। फिर दूसरा निर्देशन, आत्म दिशा में व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देना है। आत्म दिशा, खुद की गाइडेंस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करना है। मतलब कह रहा है कि दूसरों की प्रयास करते हैं दूसरे, और हम उनकी माध्यम से अपनी ही मदद करते हैं। हाँ, ये बात सही है ना। हम अपनी मदद करने के लिए उनसे पूछते हैं नई नई चीज़ें। फिर फोर्थ है, निर्देशन किसी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने की सहायता प्रदान करता है, असिस्टिंग द इंडिविजुअल टू फाइंड द प्लेस। तो इसमें क्या कह रहा है ये कि भाई फाइंड द प्लेस, जैसे आप कहीं घूमने गए और आपने कोई गाइड रखा उस जगह के लिए, है ना, वो आपको नई नई पूरी जगह दिखाता भी है, उसके बारे में भी बताता है हिस्टोरिकली और ये सब। तो गाइड तो कर रहा है ना वो भी आपको आपके प्लेस के लिए। चाहे गूगल देख लो, आपको अपने प्लेस की तरफ गाइड करता है कि ऐसे इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ। तो इसमें से बेस्ट आंसर क्या होगा, रॉन्ग बताना है हमें, तो ये तो हमारा होगा, ये भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको ये लगता है कि हेल्पिंग गाइडेंस क्या होता है, दूसरे हेल्प करते हैं जिससे हम अपना क्या कर पाते हैं, है ना, खुद की मदद कर पाते हैं। तो यही आंसर होगा इसका। तो आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2, गाइडेंस इज द प्रमोशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल इन द सेल्फ गाइडेंस, है ना। सेल्फ गाइडेंस जैसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टाइप ऑफ थिंकिंग इन विच वंस इंटरप्रेट सेंसेशन विद एक्सपीरियंस इज नोन एज। कह रहा है कि कौन सी टाइप की जो थिंकिंग होती है उसमें जो इंटरप्रिटेशन होती है, हम जो इंटरप्रिटेट करते हैं वो कैसे करते हैं, सेंसेस से करते हैं। तो वो कौन सा होता है बच्चों, परसेप्चुअल।
परसेप्चुअल थिंकिंग अवधारणात्मक जो चिंतन होता है वो हम अपने सेंसेस से करते हैं, 5 सेंसेस से, और इसी को बोलते हैं हम, ठीक है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होता है? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जैसे आपने कोई काम कर लिया, उसको आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, उसमें अच्छा क्या था बुरा क्या था, वो क्या हो गया हमारी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग क्या है कि कुछ आप प्रॉब्लम है आपके पास, उसको आप सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो कुछ नए तरीके से, वो हो गया आपकी क्रिएटिव थिंकिंग। और जब आप किसी चीज़ को लॉजिकल ब्रेन की हेल्प से थिंक कर रहे हो कि कैसे सोल्व करो, एक मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, वो हो गया हमारा क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी, ऑप्शन 2, परसेप्चुअल थिंकिंग। दूसरा चीज़ ये, जब भी आप PYQ अगर आप सेल्फ से भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, सबसे अगर आप PYQ खुद से कर रहे हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप एक PYQ को प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। जैसे मैंने इसमें आपको करा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन पढ़ा, आपने चार ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शंस थे, मान लेते हैं आपको क्वेश्चन आता हो ना आता हो, तो आप सिर्फ ऐसा ना है कि जो आपका आंसर आता है उसको लगा के आगे बढ़ गए, आप उसके अंदर जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग लीजिए। आधा तो मैं कह रहा हूँ आप है ना, एक जैसे एचटेट की तैयारी कर रहे हो तो जितने भी पेपर है उसको उठा के कर लेना, और उसके बाद चाहे सबके बाकी आसपास के जितने भी पेपर हो ना, उन सबको सोल्व करके देख लेना, सारे क्वेश्चन पेपर आपके सोल्व हो जाएंगे। एक बार एक जगह के उठा लो, हरियाणा के उठा लो, राजस्थान के उठा लो, सीटेट के उठा लो, यूपी के उठा लो, पर एक के सारे पेपर कम से कम 8-10 पेपर तो आप ले लो, ठीक है। 10 पेपर के आप PYQ सोल्व करो, PYQ में जितने भी ऑप्शन है उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग ले लो अच्छे वाली, है ना, कि जैसे इसमें रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है, परसेप्चुअल थिंकिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, सबको आपको पढ़ना है, और ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ सेंटीमेंट्स। सेंटीमेंट्स क्या होता है? आपने किसी को देखा होगा आपने बोलते हुए कि क्यों सेंटी हो रहा है, तो इस पर क्वेश्चन में देखो, ये इमोशंस की बात हो रही है और एक सेंटीमेंट्स की बात हो रही है। तो इमोशंस और सेंटीमेंट में पहले क्या आता है? एक तो सेंटीमेंट है और एक इमोशंस है। आपको क्या लगता है बड़ा क्या है? ठीक है, तो इसमें आप देखो, पहले ऑप्शंस देखते हैं। इमोशंस आर ऑन द बेसिस ऑफ द सेंटीमेंट। इमोशंस है वो जो वो क्या किसके बेसिस है? सेंटीमेंट का, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन है सेंटीमेंट आर इनेट्स, जो भावनाएं होती है जन्मजात होती है। फिर सेंटीमेंट आर गेट ओल्डर विद द पासेज ऑफ टाइम एंड दे मे इवन चेंज देयर स्टेट। ये तो आपको लगता होगा कि सही है। कैसे सही है? कि आप जैसे देखते हो कि किसी चीज़ को लेके आप सेंटी हो जाते थे पहले, कोई फ्रेंड आपसे बात ना करके किसी और लड़की से बात कर ली, है ना, किसी दोस्त ने आपके साथ खाना नहीं खाया, किसी और दोस्त के साथ खाना खा लिया, तो उसमें ही आप क्या करते, सेंटी हो जाते थे, आपकी फीलिंग्स हर्ट्स हो जाती थी। बट क्या ये एज के साथ हमेशा बरकरार रहता है? आपको शायद हो सकता है आप इस स्टेज पे आ गए हो, आपको पता ही ना वो मेरा दोस्त रहता कहाँ पे है ना, क्योंकि उससे बातें होते होते महीने हो जाते होंगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल डू नॉट हैव सेंटीमेंट्स बिकॉज दे डोंट हैव द इंटेलेक्चुअल कंप्रिहेंशन। ये भी बात बिल्कुल सही है, एनिमल्स के पास इमोशंस नहीं होते। अभी तो आपको लग रहा है इन दोनों में से कौन सा होगा? इमोशंस आर द बेसिस ऑफ द सेंटीमेंट। तो सही बात है, जो इमोशंस होते हैं वो बेस होते हैं, और वो उसकी वजह से सेंटीमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा? सेंटीमेंट्स आर इनेट्स। सेंटीमेंट इनेट्स नहीं होते, सेंटीमेंट इनेट्स तो हमारा इमोशंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, अगर आपने साइकोलॉजी स्टार्ट भी करी होगी तो स्टार्टिंग में ही हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते हैं। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में जो फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म, है ना। किसने किया था? विलियम वुंड ने। तो विलियम वुंड ने जिसने किया था ये स्ट्रक्चरलिज्म, उसने ही दिया था ये मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, वही इसका आंसर है। कि हम खुद की अंदर झांक के देखते हैं कि हम इंट्रो को अपने आप को स्पेक्टुलेट करते हैं, और तब हम बता पाते हैं किसी के अपनी बिहेवियर के बारे में। यही स्टडी ऑफ बिहेवियर स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में आया था। फिफ्थ क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ द रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिलिंक्वेंट्स। मतलब क्या कह रहे हैं? किसी अपराधी बालक की विशेषता नहीं है। अपराधी बालक की क्या विशेषता होगी भाई? स्कूल को डैमेज तो करेगा ही अपराधी बालक है, तो बुली भी करेगा, टॉर्चर भी करेगा। एंड एस्थेनिक इन द कॉन्स्टिट्यूशन, शरीर रचना में एस्थेनिक जरूरी नहीं हो ना भी हो, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू लर्निंग थ्योरी द बेंडूरा। यहाँ पे आपको थ्योरी डायरेक्ट काम आएगी, थ्योरी ऑफ बेंडूरा। इनकी जो थ्योरी ऑफ लर्निंग थी वो जो उसमें क्या क्या मॉडल थे? अटेंशन था, अटेंशन, रिटेंशन, फिर उसके बाद क्या था? रिप्रोड्यूस या प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं उसको, और फिर मोटिवेशन, ठीक है। अटेंशन, रिटेंशन, फिर रिप्रोड्यूस, फिर मोटिवेशन, मोटिवेशन से फिर दोबारा ऐसे ही साइकिल चलती है इसकी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर
4। ठीक है, डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन है, जिसने थ्योरी पढ़ी होगी वो डायरेक्टली लगा देगा इसको। हु स्टेटेड द पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ इनेट्स एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशन। तो इसका आंसर क्या होगा, ये डेफिनेशंस है, इसको आप कुछ डेफिनेशन अच्छी बुक से याद करके वही आपको तभी याद रहेगा। इसका आंसर होगा वैलेंटीन। वैलेंटीन ने बोला था ऐसा, जो पर्सनैलिटी होती है वो इनेट और एक्वायर्ड जो डिस्पोजिशंस है, या फिर हम बात करें कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का मिक्सचर है। ये बात मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट वाली बात तो किसी और ने बोली थी, पर वैलेंटीन ने ये कहा था कि इनेट एक्वायर्ड है। एक चीज़ की डेफिनेशन तो वही होती है, पर अलग अलग वर्डिंग में बोल देते हैं वो अलग अलग हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बात गलत है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस, हाँ भाई चेंज तो होते हैं, ठीक है। उसका डेवलपमेंट पैटर्न इज अनप्रिडिक्टेबल, जो डेवलपमेंट पैटर्न है वो अनप्रिडिक्टेबल है। आप खुद बताओ प्रिडिक्टेबल होता है कि अनप्रिडिक्टेबल होता है ना। डेवलपमेंट को आप बता सकते हो किसी बच्चे की डेवलपमेंट कितनी जाएगी, है ना, क्या होता है ये, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल दैन लेटर डेवलपमेंट, ये भी बिल्कुल बात सही है। उसके बाद डेवलपमेंट इज़ प्रोडक्ट ऑफ द मैचुरेशन एंड लर्निंग, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला आंसर होगा। डेवलपमेंट पैटर्न इज़ अनप्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल होता है, हमें कुछ कुछ पता है उसके बारे में, है ना। तो यही इसका आंसर होगा क्या, डेवलपमेंट पैटर्न इज़ अनप्रिडिक्टेबल। कुछ लेवल उसके डेवलपमेंट के हमें पता होता है कि ये जैसे होता है ना कि दूध पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, उस टाइप से कुछ कुछ बता सकते हैं। बिल्कुल प्रिडिक्टेबल तो नहीं होगी कि ये बंदा ये जाके ये बन जाएगा या ये बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका। पैटर्न इज़ अनप्रिडिक्टेबल, रियल में क्या होता है हमारा, प्रिडिक्टेबल होता है, इसलिए फॉल्स हो गया। गर्ल्स सरपासेस बॉयज़ फिजिकल इन, गर्ल्स सरपासेस बॉयज़ फिजिकल इन, किस किस में कौन सा कह रहा है कि कौन से बोल सकते हैं स्टेज में जो गर्ल्स की जो फिज़िकली डेवलपमेंट है वो बॉयज़ से ज़्यादा होती है, ये क्वेश्चन है। तो कौन कौन सी में होती है बताओ आप। एक तो आपका क्या होता है एडोलेसेंस में, एडोलेसेंस में क्या होता है कि जो आप पढ़ा भी होगा आपने, एडोलेसेंस में जो लड़की जो गर्ल्स होती है उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ और हाइट वगैरह ज़्यादा इंक्रीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू बॉय, और यही काम हमारा होता है लेटर चाइल्डहुड में भी, है ना। लेटर चाइल्डहुड में भी ये हमारे देखा जाता है कि लड़कियों की हाइट और जो वेट होता है या मसल बात करें वो ज़्यादा डेवलप होता है। ऐसे एडोलेसेंस में 2 स्टेज होती है जब, ठीक है। फिर है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ द सब्जेक्ट मैटर फॉर स्टडिंग गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट को पढ़ने के लिए कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट है, तो कोग्निटिव प्रोसेस, कॉन्शियसनेस, मेंटल एंड बिहेवियरल प्रोसेस ए होल। तो हम इसको आपको याद देखो, गेस्टाल्ट का प्रोसेस का मतलब ही क्या होता है, होल, कि हम एक किसी चीज़ को पार्ट्स में ना देख के एज ए होल देखते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा, मेंटल एंड बिहेवियर प्रोसेस है होल, समझ गए। तो इसलिए गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हमारी यही बताती है कि हम जैसे किसी भी चीज़ को बात करें, किसी मेंटल प्रोसेस की बात करें, तो मेंटल प्रोसेस में हम छोटी छोटी चीज़ों को ना देखें, एक बार में पूरे जो उसका पैटर्न है, जो उसका वो चीज़ निकल के आ रही है, उसको प्रोसेस, एक ही प्रोसेस को पूरा कंप्लीट देखें। तो यही होती है हमारी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। What did Freud consider the paternal love to the girls of girls? गर्ल्स जो बच्चियाँ होती है अपने फादर को प्यार करती है एट द एज, जब हम अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ओडिपस इलेक्ट्रा। हमें ये तो पता है कि ओडिपस इलेक्ट्रा ही होता है। तो ओडिपस इलेक्ट्रा में से कौन सा होता है, तो ओडिपस हमारा होता है बॉयज़ के लिए, जब बॉयज़ अपनी मदर को लव करता है तो उसको बोलते हैं ओडिपस, और इलेक्ट्रा होता है गर्ल्स के लिए जो कि हमारे फादर को लव करते हैं, उसको हो गया हमारा सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रा एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ओडिपस एक लड़का था जिसको अपने मदर से वो था अट्रैक्शन था, ऐसे ही इलेक्ट्रा एक गर्ल थी जिसका फादर से अट्रैक्शन था, ठीक है। उन्हीं के नेम पे इस थ्योरी का नेम ये बने इनके। समटाइम्स द चिल्ड्रन ऑफ द गिफ्टेड पेरेंट्स आर बोर्न विद लेस इंटेलिजेंस देन देयर पेरेंट्स और वाइस वर्सा, विच लॉ ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड। तो बच्चों बता दूं मैं, लॉ ऑफ हेरिडिटी हम पढ़ते हैं तो लॉ ऑफ हेरिडिटी में हमने 3 लॉज पढ़ते हैं इसके, ठीक है। 3 लॉज में इसमें से यही आ गए। इसमें पूछा गया कि लॉ ऑफ, अगर पेरेंट इंटेलिजेंट है और बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है तो कौन सा लॉ आता है ये, ठीक है। इसमें कौन कौन से लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ ट्रेट है, सिलेक्शन है, सिलेक्टिव ट्रेट्स है, और रिग्रेशन है। इसमें कौन सा आंसर आएगा इसका, लॉ ऑफ रिग्रेशन। मतलब 2 टाइप के ट्रेट होते हैं, एक डोमिनेंट ट्रेट होता है, एक हमारा रिसेसिव ट्रेट होता है। तो कोई भी बच्चा अगर डोमिनेंट ट्रेट जो पेरेंट के अंदर होगा, है ना, जैसे हम बात करें बच्चे की आई, मदर की आई भी ब्लू है,
फादर की आई भी ब्लू है, तो बच्चे के ब्लू आइज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो गए। ठीक है, मगर अगर ब्लू आइज़ का जो ट्रेट है वो डोमिनेंट ट्रेट है, मतलब डोमिनेंट इस केस कि उनकी जो ज़्यादातर पीढ़ी है उनकी सेम कलर टाइप के आइज़ थी या सेम टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसको बोलते हैं हम डोमिनेंट ट्रेट। तो वो अगर सेम टाइप की है तो उसको डोमिनेंट ट्रेट बोल देंगे। और वो हो सकता है कि बीच में एकदम से अभी आया है, वो आप पूरी थ्योरी ऑफ जो हम हेरिडिटी पढ़ेंगे उसमें आएगा। तो ये आंसर क्या होगा, लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट का जो हमारे पास गिफ्टेड है पेरेंट, उनके जो चाइल्ड भी हैं वो भी गिफ्टेड होंगे। ये बोलते हैं कि जो एवरेज वो होते हैं ना, क्या बोल सकते हैं उसको, ट्रेट, एवरेज ट्रेट ऑफ द मदर पेरेंट दोनों मिला के और थ्रू द जनरेशन, कि उनकी कितनी जनरेशन की क्या एवरेज रही है उस गिफ्टेड, जो हमें उसका पेरेंट अगर फादर गिफ्टेड है मान लेते हैं इंटेलिजेंस में, तो ओवरऑल उसकी जो पेरेंटिंग, मतलब पेरेंटिंग तो नहीं, क्या पूरी फैमिली का वो हिस्ट्री निकालें तो उसमें क्या एवरेज रही है सबकी इंटेलिजेंस की, वो वही होती है बच्चों की होने के चांसेस तो कम ज़्यादा हो सकती है। यही होता है हमारा लॉ ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रोवर्ट थिंकिंग। इंट्रोवर्ट क्या होता है हमें, कि जो बच्चा कम बोलता है उसको क्या बोल देते हैं हम, इंट्रोवर्ट बोल देते हैं। इसके अलावा इंट्रोवर्ट में और पर्सनैलिटी के अंदर बहुत कुछ होता है, पर हम जनरली इंट्रोवर्ट को इन्हीं चीज़ से रिलेट करते हैं। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इंट्रोवर्ट थिंकिंग पर्सनैलिटी टाइप की है। तो रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल होते हैं, नहीं पता अभी तो। ठीक है भाई, रियलिस्टिक होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते। एब्जॉर्ब इन हिज ओन इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स, हाँ ये तो बात सही है कि वो जो है लो बच्चे वो अपने इंटेलेक्चुअल परस्यूट में ही खुश रहते हैं। फिर क्या, सपोर्ट द थ्योरी विद फैक्ट्स, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। प्रोपगेट हिज व्यू विद द इंस्टिंक्ट्स एंड वेलनेस, इसके बारे में कुछ नहीं पता, बट मैं इसके लिए अब पूरा श्योर हूँ कि एब्जॉर्ब हिज ओन इंटेलेक्चुअल परस्यूट, वो अपने ही बौद्धिक खोज में लीन रहता है, चुपचाप रहता है, अपने दिमाग में कुछ बातें गुनगुनाता रहता है ना, मतलब अपनी ही इंटेलेक्चुअल के उसके ऊपर में घूमता रहेगा, अपनी चीज अपने में गुम रहेगा, कम बोलेगा। तो इसको हमें पता है कि यही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होना ज़रूरी नहीं है कि एक इंट्रोवर्ट आदमी रियलिस्टिक हो, है ना। आपने बहुत से लोग देखे होंगे कि बहुत बातों नहीं होते हैं एक्सट्रोवर्ट में, है ना, कुछ भी भागते रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है वो रियलिस्टिक भी हो, प्रैक्टिकल भी हो। सपोर्ट देयर फैक्ट्स, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में ये चीज़ें डिपेंड करे, पर ये पक्का है कि वो ओन ये हो जाए, ये अपने बौद्धिक खोज में लीन रहेगा जो भी बच्चा इंट्रोवर्ट होगा। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ करेक्ट सीक्वेंस गिवन बाय जेम्स लैंच। जेम्स लैंच क्या कहते हैं, ये इन्हें थ्योरी ऑफ इमोशंस दिए थे। थ्योरी ऑफ इमोशंस में क्या कहते हैं कि कुछ भी जब होता है ना, मान लो आपने कुछ सिचुएशन आई आपके सामने, तो सिचुएशन और आपने बॉडी ने एक्ट किया, उससे पहले हम एक मेंटल स्टेट के अंदर रहते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। इसमें क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, कोई सिचुएशन आई और आपने क्या किया, आपका जो मेंटल स्टेट में पहुंचेगा उससे पहले एक प्रोसेस आएगी। ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं हम, बॉडी डिस्टर्बेंस। बॉडी डिस्टर्बेंस या बॉडी का एक्शन बोल सकते हो इसको, बॉडी एक्शन करेगी। जैसे आपने क्या किया, आपने अचानक से कोई शेर देख लिया, या फिर आपने कोई जा रहे थे, आपने कोई देख लिया आपने स्नेक, तो आप क्या करोगे, पहले एकदम से आप डरोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, भागोगे वहाँ से, है ना। तो पहले डरने का, या फिर जो आपके बोल सकते दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, जो आप बोल सकते हैं आप, है ना, तो सांसें कम हो जाती है, वो सब ये पहले होता है। उसके बाद हमारा क्या है, मेंटल स्टेट में हमें पता चलता है कि डर जैसी चीज़। तो हमने पहले क्या, बॉडी डिस्टर्बेंस पहले होता है, बॉडी में जो एक्शन होने वाले होते हैं, उस इमोशंस, उस सिचुएशन को लेके वो पहले होता है, और उससे रिलेटेड जो मेंटल स्टेट होती है उसमें बाद में पहुँचते हैं कि ये डर है या खुशी है या क्या है। ठीक है, तो यही है हमारा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द जेम्स लैंच थ्योरी ऑफ इमोशंस। ऑप्शन ए, पहले सिचुएशन आएगी, फिर बॉडी डिस्टर्बेंस होगा, हमारा बॉडी किसी न किसी तरीके से एक्ट करेगी, चाहे वो किसी भी टाइप से हो, फिर मेंटल स्टेट हमें पता चलेगा कि वो था क्या। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसाइट। इंसाइट की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ये क्या हो गया हमारा, अंतर्दृष्टि। तो अंतर्दृष्टि का कौन से नहीं होगा बच्चों, इंसिडेंटल। भाई इंसिडेंटल होती है, हाँ होती है। कभी इंसिडेंट हुआ आपसे और आपको एकदम से आपको जो इंसाइट्स थी वो निकल के आ जाती है बाहर कि ये ऐसे हुआ था। रिस्पॉन्स इन नोवल सिचुएशन, नोवल सिचुएशन में एक्ट करते हो आप। नोवल सिचुएशन में क्या होती है, नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया, बिल्कुल सही है।
ठीक है। नवीन सिचुएशन में कैसे, जैसे आपने कुछ हुआ था आपके साथ पुराना कुछ, और वहीं आपको कोई एक नया प्रॉब्लम मिल गई, न्यू प्रॉब्लम में आप उसका सोल्यूशन निकाला था अपने पुराने इंसाइट के थ्रू कि ऐसा कुछ पहले हुआ था, तो उससे उसके जैसा उससे ट्राई करके देखता हूँ, और उससे वो क्वेश्चन सोल्व भी हो जाता है। तो एक न्यू जो सिचुएशन में जो हमारे हमारे हमेशा क्या काम आते हैं, हमारे इंसाइट काम आते हैं। आपने बहुत सारी मैथ्स की स्टडी कर ली और आपने उसकी स्टडी कर ली, जब आपकी वैसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको बाद में कभी मिलता है, उसको आप 2 मिनट में सोल्व कर देते हैं। तो न्यू सिचुएशन में आपको पुरानी इंसाइट ही काम आते हैं। फिर क्या, हैबिट स्ट्रेंथ, इंसाइट से हैबिट स्ट्रेंथ जैसा तो कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन 3 हो गया इसका आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। और है रिस्पॉन्स स्पॉन्टेनिटी, भाई अनुक्रिया की सहजता में से होना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो रिस्पॉन्स है वो स्पॉन्टेनियस हो, है ना, बट स्पॉन्टेनियस इतना फास्ट भी स्पॉन्टेनियस बात सही है, एकदम से हमें क्लिक हो जाता है ना, जैसे है ना, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आता है, जैसे कि हम एकदम से कुछ कर रहे हैं और एकदम से हमारी इंसाइट्स जो हमारी पुरानी उससे रिलेटेड चीज़ थी उसने एकदम से क्लिक करती है, मुझे लगता है कि यार ये ऐसे हो जाएगा। तो एकदम से जो एकदम से क्लिक करती है ना चीज़ें, वो सारी इंसाइट्स से ही होती है, वो रिस्पॉन्स स्पॉन्टेनियस ही होता है। तो ये ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ द नॉट द स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी प्रिस्क्राइब्ड बाय गॉर्डन इन हिज सिनेटिक टेक्निक्स। इसमें से कह रहा है क्रिएटिव की कौन सी प्रिस्क्राइब, जो गॉर्डन ने प्रिस्क्राइब किया था उसमें से नहीं है। तो क्या है ये, डिटैचमेंट इन्वॉल्व, फिर फाइंडिंग समथिंग सिमिलर। भाई क्रिएटिव जैसी चीज़ में फाइंडिंग समथिंग सिमिलर जैसा तो कभी कभी भी नहीं होता, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, है ना। तो इसमें क्या हो गया हमारा, फाइंडिंग समथिंग सिमिलर कभी भी नहीं होगा क्रिएटिविटी में, और नहीं होगा तो ये नोट वाला आंसर हो गया। डिफार्मेंट, स्तंगनत, और ये इन चीज़ में देख लेंगे। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन ये भी उसी में आता है क्रिएटिविटी में, नए नए कॉन्सेप्ट बनाएंगे हम। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन करेक्टरिस्टिक्स नॉट सूट टू गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन को कौन सी चीज़ सूट नहीं करेगी, लर्निंग रैपिडली है, हाँ कर बिल्कुल सही है। फिर परफॉर्म डिफिकल्ट मेंटल टास्क, ये भी ठीक है। नो अबाउट मैनी थिंग्स ऑफ विच मोस्ट ऑफ स्टूडेंट नॉट अवेयर, हाँ बहुत हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें वो पहले पढ़ के आ जाए। मच ड्रिल इज़ रिक्वायर्ड टू रिटेन वट ही इज़ हेड और नॉट रीड। भाई ये तो ज़रूरी नहीं है कि उसको ज़्यादा ड्रिल करवाई जाए, ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए, ठीक है। ये जो नॉट गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, उनके लिए रिक्वायर्ड होती है ज़्यादा ड्रिल्स, ठीक है। व्हाट इज़ द एज रेंज ऑफ द प्यूबर्टी स्टेज। प्यूबर्टी स्टेज आपको पता है कि किसी बुक में कुछ लिखा होगा, वैसे तो 12 से चलता है ये, और आगे 16 तक चलेगा, 16-17 तक। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये हो सकता है 11 से 16, ठीक है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ द नॉट द टाइप परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट इसमें से ये जो बाकी दिए हुए हैं बेटा सारे, ये तो सारा सीधा कॉन्सेप्ट लर्न करने वाली बात है। खो ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट, ये सब किसके टाइप है, ये परफॉर्मेंस टेस्ट के टाइप्स हैं। और जो हमारा ये वाला टाइप है, ये हमारा परफॉर्मेंस नहीं है, ये किसी की एबिलिटी चेक करने का टाइप है, परफॉर्मेंस नहीं है। इसको ग्रुप टेस्ट बोलते हैं यार। इसमें क्या होता है, हमें इस नाम से पता चलता है, आर्मी अल्फ़ा टेस्ट। आर्मी में अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा मेल, आपने सुना होगा। तो जो अच्छे होते हैं, जो सब सारे काम में सबसे अच्छे होते हैं, उनको क्या बोल देते हैं, हम अल्फ़ा बोल देते हैं। तो अल्फ़ा कौन कौन होगा, अपने ग्रुप टेस्ट है कि अपने ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप्स में कुछ काम टास्क दिया, उसमें से जो बेस्ट होगा उसको सेलेक्ट कर लिया, तो ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। खो डिज़ाइन टेस्ट में क्या होता है, इसमें बहुत सारे आपको ब्लॉक दिए जाते हैं, जैसे आपने वो देखा होगा ना, पहले हम ऐसे ब्लॉक बना हुआ आता था कुछ रैंडमली अनसेलेक्टेड करके, कहीं वैसे 1 2 3 4 5 6 इसको हम अरेंज करना होता था। ये सारे जो भी सारे तीनों टेस्ट हैं नहीं उसी से रिलेटेड है। किसी में ब्लॉक होगा, आपको पिक्चर दी जाएगी, उस पिक्चर में आपको उसे देख के उस ब्लॉक को आपको अरेंज करना होगा। क्यूब में भी ऐसे कुछ क्यूब दे दी जाएंगी कि पर्टिकुलर अरेंजमेंट आपको दिया जाएगा, उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को आपको क्यूब से फॉर्म करना है। ऐसे ही पास अलोंग टेस्ट जो हमें ये बताया, ये नंबर 1 to 9 वाले में को आपको अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में, वो सब क्या होता है, पास अलोंग टेस्ट, ठीक है। तो अल्फ़ा आर्मी अल्फ़ा टेस्ट हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है, ठीक है। फिर हमारा अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच एज द चाइल्ड डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कौन सी एज में डेवलप होती है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो, ये हमारी लास्ट फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में ही डेवलप होती है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है हमारी 11 से लेके 14 तक, ठीक है। नेक्स्ट, हु स्टेटेड दैट एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन द प्रपोर्शन एज ही एबल टू कैरी द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। किसने कहा था भाई इंटेलिजेंट की बात, इनमें से आपको क्या लगता है किसने की थी इंटेलिजेंट की, इंटेलिजेंस कोशिएंट, IQ, इंटेलिजेंट की, टर्मन था,
ठीक है। तो टर्मन ने ये बात कहा था कि जो प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन क्या होता है, रेशियो। तो इंटेलिजेंस की रेशियो किसने दिया, टर्मन ने। तो ये आंसर का टर्मन हो गया। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा इजी हैं, कुछ थोड़े बहुत ही हैं जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग या डीप अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है। बाकी थ्योरी बुक्स PYQs आपने लगा लिए होंगे तो आपके सारे क्वेश्चन मोस्टली सॉल्व हो जाने वाले हैं। ऐसे ही है, तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि कॉन्सेप्ट रियल में क्या कहना चाहता है। ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग द हिडन इमोशनल सफोकेशन एंड पावर इनसाइड द चिल्ड्रन इज कॉल्ड। तो इसमें क्या है कि कोई बच्चा जैसे कि इमोशनल सफोकेट हो रहा है, उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इमोशनल कैथरेसिस। कैथरेसिस आपने वर्ड वैसे भी सुना होगा धर्म के अंदर, रिलीजन के अंदर। कैथरेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें आपको गंदे काम से अच्छे काम बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, मैं गंगा नहा लिया, उस टाइप की जो काम होते हैं ना, उस टाइप को क्या बोलते हैं हम, कैथरेसिस बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में। इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होती है, इसका आंसर तो पहले तो ये इमोशनल कैथरेसिस हो गया। फिर क्या हो गया हमारा, इमोशनल स्टेबिलिटी क्या हो गई, इमोशनल स्टेबल की भाई उसको ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में अच्छे इमोशंस और कैसी भी सिचुएशन आ जाए वो इमोशनली स्टेबल है। जैसे कि ना तो वो बुरी सिचुएशन में ऐसा है कि रोने लग जाए, खुशी में ना तो ऐसा है कि बहुत खुश होके नाचने लग गया। मोस्टली इमोशनली स्टेबल है, हर इमोशंस को स्टेबली होके रहता है। इमोशनली सेंसिटिव कौन होगा, इमोशनली सेंसिटिव उसका स्टेबिलिटी का बिल्कुल उल्टा हो गया। उल्टा कैसे कि थोड़ा सा कुछ हो गया रोने लग गया, है ना। इस टाइप के जो लोग होते हैं वो इमोशनली सेंसिटिव हो गए। और कॉम्पिटेंसी वर्ड ही आपका आ रहा है, कॉम्पिटेंसी किससे आएगा कि जब आप उसके साथ खेलना आ गया, इमोशन कॉम्पिटेंट बंदा हो गया कि वो किसी की भी इमोशन के साथ खेल ले, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको क्या बोल देंगे हम, इमोशनल कॉम्पिटेंस। किसी भी टाइप के इमोशनल को सह जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, इमोशनल कॉम्पिटेंस। किसी भी कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए वो झेल ले, उसको क्या बोल देंगे हम, इमोशनल कॉम्पिटेंस। ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन एक्टिविटी इज़ नॉट सुटेबल फॉर सेटिस्फाइंग द इंस्टिंक्ट क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी की जो इंस्टिंक्ट है उसको सेटिस्फाई ना करे, वो वाले हमें ऑप्शन बताना है, एक्टिविटी बतानी है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्यूरियोसिटी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग से हाँ बिल्कुल हो जाती है। कई बच्चों को मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की क्यूरियोसिटी रहती है। डिस्कशन इन द क्लास होगा, आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट्स हो सकता है। अवार्ड पोजीशन इन द क्लास और ए स्कूल, अवार्ड पोजीशन आपने ली है तो ज़रूरी नहीं, आपकी क्यूरियोसिटी क्या है इसमें, है ना। क्यूरियोसिटी तो कुछ है ही नहीं ना कि आपने क्यूरियोसिटी, आप इस चीज़ को लेके क्यूरियस थोड़ी हो सकता है कि कौन फर्स्ट आएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। पर अवार्ड पोजीशनिंग क्या है, कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना। ठीक है। तो उसमें तो आपको पता ही होगा ना, प्रदान कर रहे हो तो। ठीक है। आंसरिंग द क्वेश्चन, स्टूडेंट अपने आपसे क्यूरियस हो गए, पता नहीं कौन कैसे क्वेश्चन पूछेगा। या साइंस क्यूज है तो आप अच्छे साइंस के अच्छी आती है तो हो सकता है अच्छे क्वेश्चन पूछे, क्यूरियस हो, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा, उसके आंसर करूँगा। प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ये सब आती है हमारे क्यूरियस में आती है। हाउ मेनी कार्ड्स इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन द रोजबर्ट इंक ब्लॉट टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट है ये, और इसमें कितने कार्ड्स होते हैं, 10 कार्ड्स होते हैं। ठीक है। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे आप थ्योरी पढ़ोगे आंसर क्या होगा, E.L. थॉर्नडाइक। वो इन्वेंट सोशियोमेट्रिक थ्योरी टेक्निक, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स को किसने डेवलप किया, हमारा J.L. मोरेनो ने, J.L. मोरेनो ने। ठीक है। विच इज़ द फोर्थ स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन की जो स्टेजेस थी उसमें कितनी टोटल थी, और उसमें ये वाली स्टेज कौन सी थी जिसमें हम फोर्थ स्टेज क्या थी, सॉरी फोर्थ स्टेज पूछ रहा है, फोर्थ स्टेज क्या थी हमारी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी। इसने को टोटल कितनी स्टेज दी थी, 8 स्टेज। ठीक है। टोटल 8 स्टेज में इसने फोर्थ स्टेज क्या थी हमारी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी। क्या कहते हैं कि कोई मतलब या तो कोई बच्चा इंडस्ट्री मतलब मेहनत करेगा बहुत ज़्यादा, या फिर वो इन्फीरियर हो जाएगा उससे उस स्टेज में, या तब उसको जितनी मेहनत करनी है उतनी नहीं कर पाया, तो आगे जितने भी टाइम चलेगा उसमें इन्फीरियर फील करेगा अपने आप को, है ना। यही है उसकी फोर्थ स्टेज, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रोज विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज़ नोन एज सूडो मैच्योरिटी। सूडो मैच्योरिटी क्या होती है, पहले तो सूडो वर्ड का मतलब ही क्या होता है, अवस्था में मिथ्या, मतलब जो शो करना, जो चीज़ है नहीं उसको शो करना, हमेशा क्या होता है, सूडो। तो सूडो मैच्योरिटी क्या होती है, जब आप मैच्योर हो तो नहीं और मैच्योर शो कर रहे हो अपने को। तो कौन सी एज में होता है ये हमारा, ये होता है हमारा चाइल्डहुड स्टेज में होता है। ठीक है। चाइल्डहुड में कैसे, जैसे आपने देखते हो ना बहुत सारे बच्चे
अपने पापा की एक्टिंग करने के लिए बैग लेके चल ऑफिस जाने की वो करते हैं, या फिर ऐसे एक्ट करते हैं मम्मी की तरह खाना बनाने की, तो ये सब क्या है, मैच्योरिटी की स्टेज को शो करते हैं, मैच्योरिटी रियल में है नहीं। ठीक है। व्हेन ए पर्सन ट्राई टू मेक हिज thought and action according to other whom he like to follow, then this kind of activity is which type of mechanism? Defense mechanism क्वेश्चन है, किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड ने। पहला है आइडेंटिफिकेशन, तो ये वाला तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पहला ही ऑप्शन हो गया आइडेंटिफिकेशन। जब हम किसी और के तरीके से आइडेंटिफिकेशन चाहते हैं कि कोई, जैसे कि कोई शाहरुख खान है, शाहरुख खान की तरीके से एक्ट करना है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब अपना कोई गुस्सा है, विस्थापन, उसको दूसरे पे थोप दिया। जैसे किसी कोई अपने बॉस से चिढ़ा हुआ था, बॉस ने डांट दिया, घर पे आके बीवी से लड़ाई कर दी या फैमिली में किसी और से लड़ाई कर दी। ठीक है। रैशनलाइजेशन क्या हो गया कि जैसे आपने कहानी सुनोगी, क्या बोल सकते हैं, अंगूर खट्टे हैं, तो आपको कुछ और तो बहाना मिला नहीं, आपने ही बोल दिया कि ये अंगूर तो मिले नहीं, आपने बोल दिया कि अंगूर खट्टे हैं। या फिर आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना नहीं आता, जैसे आपको मान लेते हैं फुटबॉल खेलना नहीं आता, आपके फ्रेंड बोल रहे हैं कि फुटबॉल खेलते हैं, तो आप बोल दोगे नहीं मैं फुटबॉल नहीं खेलता, फुटबॉल तो बेकार गेम है, क्या फ़ायदा है इस फुटबॉल खेलने का। तो ऐसे क्या हो गया हमारा क्या बोल देते हैं इसको, रैशनलाइजेशन। ठीक है। फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन स्पीच डिसऑर्डर ऑफ द चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में कौन सा स्पीच डिसऑर्डर नहीं है? तो आपको पहले ही दिख रहा है डिप्लेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कमी। दूसरा क्या है? तुतलाना, तुतलाते हैं बच्चे, अस्पष्ट उच्चारण भी करते हैं, हकलाते भी हैं। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए 1 फर्स्ट हमारा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए इसका। तो सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। तो आप देखेंगे इसमें कि जितने भी क्वेश्चन आए थे, है ना, 30 के 30, अगर आप ऑन एन एवरेज एक ठीक ठाक से PYQs लगाए हुए हैं आपने और अपनी थ्योरी पढ़ी हुई है, तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा तो मैं 25 से 30 नंबर आप इजीली गेट कर सकते हैं साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में। तो इसी के लिए मैं लेके आया हूँ जितने भी आपके PYQs हैं, ताकि आपको PYQs के लिए अलग से कोई बुक परचेज़ ना करनी पड़े, है ना। बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे एरर भी मिलते हैं, उसके डिस्कशन करने के लिए आपको बहुत सारा सर्च को ढूंढ के निकालने के लिए हर टाइप के आंसर को, कि इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा, फिर इसके 4 ऑप्शंस को डिस्क्राइब करना, ये सब को रियल में करना एक बहुत वो रहता है, पर आप खुद से करते तो बहुत अच्छी बात है। पर इसलिए मैं इस सीरीज़ लेके आया हूँ कि इसमें सारे आपको PYQs करवाऊँगा और टाइम टू टाइम आपको इसकी थ्योरीज़ भी करवाऊँगा, ताकि आपकी जो आने वाले जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उसकी जो साइकोलॉजी है उसको आप बहुत अच्छे से टैकल कर सको, चाहे फिर वो आपके एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या फिर रियल का रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स हो। ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम।